हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नफीस कमरान पे। और आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि ओसवाल का सेल्फ असेसमेंट पेपर 2 है। ओके, इसमें पूरे ऑब्जेक्टिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए जिसको ज़रूरत है। ओके, नाउ स्टार्ट। सेक्शन बी। सेक्शन बी में 2 नंबर के क्वेश्चन। ओके, चलिए इसको करते हैं। ए स्टूडेंट एडेड फ्यू पीस ऑफ एल्युमिनियम मेटल टू टेस्ट ट्यूब, मतलब 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया ए और बी। उसमें क्या किया गया, एल्युमिनियम को ऐड किया गया, जो कि ए क्या कर रहा है, आयरन सल्फेट को कंटेन कर रहा है। मतलब अगर टेस्ट ट्यूब जैसे कि ये, सॉरी एक मिनट, हम मान लो जैसे कि ये ए है, ये बी है। ओके, ये ए है, ये बी है, तो इसमें क्या है, आयरन सल्फेट, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट। ओके, सॉरी, कॉपर सल्फेट। अब है इन सेकेंड पार्ट ऑफ आर एक्सपेरिमेंट सी एडेड आयरन मेटल टू अनदर टेस्ट ट्यूब सी एंड डी। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, आयरन मेटल को रखा गया सी और डी टेस्ट ट्यूब में, जो कि सी और डी क्या कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहे हैं इन विच टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब विल सी ऑब्जर्व कलर चेंज, किसमें कलर चेंज होगा। ओके ना, और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टेट विच वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एंड वाई। कौन सा मोस्ट रिएक्टिव होगा। सबसे पहला नंबर बी सी डी, ये 3 में क्या होगा, कलर में ए और बी और डी। सी में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट ऑलरेडी है और आयरन मेटल एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। एक रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसे कि केदारनाथ मतलब पोटासियम, केदारनाथ बाबा बैरियम का, केदारनाथ बाबा का सी ए का, माली एम जी, इस टाइप का है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोट का मतलब PDF नहीं, सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन, उसमें ये चीज़ मैं बताया हूँ। अगर देखना है तो वीडियो के लास्ट में वो चीज़ है, बताया हूँ मैं, वो वहाँ से जाकर देख लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज। तो आयरन क्या है, कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव है। ओके ना, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसका कलर नहीं चेंज होगा, बट बाकी सब में कलर चेंज हो जाएगा। किसमें, ए और बी, ए बी और डी में। ओके, और पूछ रहा है विच वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो सिंपल से एल्युमिनियम ही होगा मोस्ट रिएक्टिव मेटल इस सब में। रिएक्टिविटी सिर्फ देख लो, एक बार समझ में आ जाएगा। ओके, पूछ रहा है वाई, इसलिए रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव है क्योंकि ये डिस्प्लेस कर देता है जितने भी यहाँ पे मेटल है, इससे कंपेयर कर रहा हूँ, जितना भी यहाँ पे मेटल है जैसे कि आयरन है, कॉपर है। ओके, तो ये सब वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसी के लिए मोस्ट रिएक्टिव है। उसके बाद सेकेंड में अरेंज, कहाँ गया, हाँ सेकेंड में क्या कर रहा है, अरेंज करने के लिए, अरेंज द आयरन मैग्नीशियम जिंक कॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लीजिए, इसका आंसर ये हो जाएगा, एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव है बिकॉज इट डिस्प्ले, तो ये सब डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसीलिए मोस्ट रिएक्टिव है। पहला कॉपर, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम, इंक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। ओके ना, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ये सबसे कम रिएक्टिविटी है, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा। ओके, मैग्नीशियम हाई, मैग्नीशियम ऊपर आता है mg। उसके बाद इसी में और क्वेश्चन था क्या, हाँ, व्हाट विल बी द टू मेड बाय द स्टूडेंट व्हेन आयरन फिलिंग आर एडेड, मतलब 2 ऐसा, इसका ये बताइए जो अगर आयरन उसमें क्या नाम है, सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाए तो पहला नंबर कलर चेंज होगा। ओके, ब्लू टू ग्रीन हो जाएगा। दूसरा रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन फिलिंग, मतलब आयरन पे जंग जैसा नहीं होता है, उस टाइप का जम जाएगा। ओके, 23 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, ग्लास एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ओके, इफ द स्पीड ऑफ ग्लास इज इतना, स्पीड ऑफ ग्लास इतना दिया हुआ है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का क्या होगा, आप लोग को तो फार्मूला पता ही होगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को फार्मूला पता होगा, और नहीं पता है तो फिर से देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 2 फार्मूला होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। दूसरा फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, ये फार्मूला। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो एक का ये दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक का दिया हुआ है,
तो पहले से लाइट मतलब ये निकालो, स्पीड ऑफ लाइट निकालो। स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिया हुआ, स्पीड ऑफ ग्लास दिया हुआ है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 3/2 है, और इसका ग्लास का ये भी दिया हुआ है। तो मतलब क्या है, कैसे निकालेंगे, रुको देखो 3/2 दिया हुआ है। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 2 × 10⁸. ओके, ये इधर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, शॉर्टकट में मार दे रहा हूँ वरना बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, फिर उस पर ही बोलोगे तुम लोग। ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे से ये दोनों कट जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे भी तुम लोग को पता ही होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इतना ही होता ही है। ओके, अब देखो ये कितना आ गया हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸. अब क्या करना है, मुझे निकालना है देखो अब क्या करना है, मुझे निकालना क्या है, अरे जल्दी करो ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का जो स्पीड निकालना है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना है 4/3 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सही ना होगा, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, उसको ज़्यादा प्रेफर करो। ओके, ज़्यादा समझने की कोशिश करो उससे। ये मुझे स्पीड ऑफ वाटर नहीं दिया हुआ, निकालना है, तो स्पीड ऑफ शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, स्पीड ऑफ वाटर SW लिख देते हैं। ओके, तो ये इधर चला जाएगा नीचे। स्पीड ऑफ लाइट मेरा कितना आया था 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4/3। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁸, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कितना आ जाएगा 9/4 × 10⁸. चाहो तो डिवाइड कर लो, चाहो तो ऐसे भी रखो, लेकिन डिवाइड करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ये 4 कट गया, डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, × 10⁸. आंसर देख लो, है ना, 2 पॉइंट समथिंग। इसका सॉल्व PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का 2 ये लिखना, प्रॉपर्टी लिखना था। 2 प्रॉपर्टी क्या हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मतलब कि ये हमेशा इरेक्ट इमेज देगा। ओके, इसका तो पहला चीज़, और ये वर्चुअल इमेज देगा। रियल जो है ना, ये इमेज नहीं देता, ये वर्चुअल इमेज देता है कॉन्वेक्स। कॉन्केव मिरर जो है ना रियल इमेज देता है, रियल इंटरसेक्शन जहाँ होगा वो, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो ना क्या वर्चुअल इमेज देता है। ओके, इसके 2 प्रॉपर्टी, इसका सॉल्यूशन भी होगा, उसमें से देख लेना, लेकिन मैं मुँह से ऐसे बता दिया। ओके, वाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। अगर स्पेक्ट्रम जो ना वाइट लाइट जो पास होता है ग्लास प्रिज्म से, तो वो स्पेक्ट्रम क्यों फॉर्म करता है। ओके, तो फॉर्म इसलिए करता है क्योंकि सबका मतलब जितने भी लाइट है होता है ना, VIB GYOR 7 कलर लाइट है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। मैं पूछ रहा है इसमें से ये क्यों ऐसे टूटते हैं, ये तो सारा वाइट लाइट से टूटता है। तो इसका यही रीज़न है कि सबका वेवलेंथ अलग है। क्या, सबका वेवलेंथ अलग है, इसी के लिए सब अलग अलग एंगल से डेविएट करते हैं और वाइट लाइट कन्वर्ट हो जाता है 7 कलर में। ओके, चाहो तो इसका सॉल्यूशन भी देख लो एक बार, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, इसका इट फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, दूसरा इट फॉर्म इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मतलब इसका फिगर से देखो, हमेशा जो नहीं इसका ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमेशा इससे बड़ा होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसका मेन ये चीज़ है। देखो, ईच कलर हैज़ ए डिफरेंट वेवलेंथ एंड फॉर ईच वेवलेंथ द एंगल ऑफ डेविएशन डिफर्ड, द रेड लीस्ट डेविएट एंड वायलेट मोस्ट डेविएट। कलर रेड क्या करता है, कम डेविएट करता है, और वायलेट क्या करता है, बहुत ज़्यादा डेविएट करता है। डिफरेंट कलर डेविएट एट डिफरेंट एंगल टू फॉर्म स्पेक्ट्रम। सिंपल सा यही रीज़न है इसका। ओके, यहाँ देख लो, इसका फिगर भी होगा, है ना। वाइट लाइट आया और वाइट लाइट गया, अगर 2 प्रिज्म है तो, ठीक ना। लेकिन यहाँ 7 कलर में टूट रहा है, क्या हो रहा है, 7 कलर में टूट रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द फैक्टर विच टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड। अब बोल रहा है रेजिस्टेंट जो होता है वो गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर गिवन, तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। फार्मूला है
आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इसमें से हमको बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक ना, तो ये डिपेंड किस पे करता है? और कुछ लिखा है क्या इसमें? डिपेंड किस पे करता है? रो तो कांस्टेंट ही होगा अगर कोई एक मटेरियल ले तो, लेंथ पे और इस पे क्या एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे? पहला लेंथ पे और एरिया पे, और ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये नहीं रो कांस्टेंट नहीं रहता है, मतलब रो सबका अलग अलग रहता है, तो कौन सा मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंट, ठीक ना। कॉपर का अलग होगा रेसिस्टिविटी, उसी को हम नेचर ऑफ रेसिस्टेंट बोलते हैं। मतलब हर एक इसका एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग उसका रेसिस्टिविटी होता है, तो अलग अलग रेसिस्टेंट हो सकता है। ओके, ऐसा यूनिट क्या है इसका? ओम। ओके, वाई वी मस्ट कंजर्व आवर फॉरेस्ट, लिस्ट टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर काउज। देखो हम अपने फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करते हैं? पहला नंबर सॉइल इरोजन से बचाता है। सॉइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी का बहना, जस्ट लाइक कट कट के बहना, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो सॉइल इरोजन को बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए फॉरेस्ट ज़रूरी है हमारे, और हम लोग को भी जीने के लिए फॉरेस्ट, सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, पेड़ नहीं रहेगा, पेड़ नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग नहीं रहेंगे। ओके, ये तो इसका रीज़न हो गया। लिस्ट टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग डिफॉरेस्टेशन। 2 रीज़न बताओ जो डिफॉरेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला, अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब हर जगह क्या हो रहा है? शहर बन रहा है, तो शहर बन रहा है तो पहले लकड़ी काट रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ पे अगर पेड़ पौधा है वहाँ पे भी कट रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ बिल्डिंग बनाएंगे। ये सब रीज़न है। 2 फैक्टर लिख देना, वैसे सॉल्यूशन तो होगा ही। अगर खुद ज़्यादा ये लिखो कि खुद से लिखो, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, प्रोटेक्ट बायो डाइवर्सिटी, मेंटेन ग्राउंड लेवल वाटर, काउज रेनफॉल, ये पहला का है। ओके ना, इतना कोई 2 पॉइंट लिखना है, कोई 2 पॉइंट लिखना है। ओके, एक्सप्लॉयटेशन, ये यहाँ से दूसरा पॉइंट है ना। अर्बनाइजेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इंडस्ट्रियल हो रहा है, ये भी रीज़न है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। अब है क्वेश्चन, राइट टू ऑब्जर्वेशन व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड इन ए टेस्ट ट्यूब। जब लीड नाइट्रेट हीटेड करेंगे, सिंपल सी बात है। पहले तो यहाँ पे 2 चीज़ देखो, पहला क्वेश्चन अगर पढ़ोगे सेकंड नंबर बन जाएगा। हीट दे रहा है, ओके, यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं? ओनली 1। रिएक्टेंट कितने हैं? ओनली 1। हीट दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या हो जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। ये सेकंड का आंसर है। ओके ना, फर्स्ट का आंसर बताता हूँ, ये सेकंड का आंसर है। फर्स्ट का देखो, अगर लीड नाइट्रेट को ये करेगा तो क्या होगा? इट टर्न येलो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लीड ऑक्साइड एंड रेडिश ब्राउन फ्यूम इवॉल्व। मतलब कि वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? तो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड में थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्ड में इसका रिएक्शन बोला लिखने के लिए, तो PbNO3 उसका होल ट्वाइस, ये सिंपल सा एक रिएक्टेंट है, इसको हीट करो तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री में याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ फार्मूले, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें। ओके ना, ये CBSE 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसी के लिए सबको इग्नोर मत करो। ये सब फार्मूला को तो खास करके रट लो, जो रटने वाला है उसको रट लो। थोड़ा बड़ा करते हैं तो बड़े से दिखेगा। ओके, नेम 2 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेम एनी 2 एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट लो ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 मतलब लिथियम वाला, याद करो लिथियम। तो इसका जो ना क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ग्रुप 1 का। और व्हाट सिमिलरिटी डू यू ऑब्जर्व देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ एनी 2 अबव सेड एलिमेंट। देखो इसमें 2 चीज़ बोल रहा है। पहला तो ग्रुप 1 का एलिमेंट बताओ। ग्रुप 1 का एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटासियम, अब तुमको याद नहीं होगा। ओके, लेकिन 20-30 तक एलिमेंट तो कम से कम याद होना ही चाहिए। थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में देख लोगे, हाँ ये ऐसे में ऐसे, ऐसे में ऐसे, तो याद हो जाएगा आई थिंक। ओके ना, अगर इसके लिए अलग से बोलोगे वीडियो बनाने के लिए, जो कि बहुत शॉर्ट ट्रिक में तुम लोग के लिए बहुत अच्छे से याद हो जाएगा तुम लोग को, अगर ऐसा बोलोगे तो बना दूंगा। और कमेंट करो, अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। ओके, तो सोडियम का ही लिखो। ओके, हाँ, तो सोडियम का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया 11। पोटासियम
1s2 2s2 2p6 आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो और नहीं दिखाई दे रहा है। 3s2 यही सही है ना, एक मिनट, इसका कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, ये नहीं होगा 10, इसके कितने होते हैं 19 होता है ना, 8 9, ओके हो गया ना। इसमें बोल रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोला, तो ये तो हो गया फर्स्ट, नेम एनी टू एलिमेंट। उसका सिमिलरिटी इसमें क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, सिमिलरिटी यही है कि ये एस ऑर्बिटल में जा रहा है, किस में जा रहा है एस ऑर्बिटल में जा रहा है, मेन ये है। इसका लास्ट क्या नाम है इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, दोनों का 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों का 1 है, बस इतना बताना है इसकी सिमिलरिटी। अब है रुको, इसका फार्मूला ऑक्साइड लिखना है, रुको एक मिनट, ऑक्साइड लिखना है इसका, तो ऑक्साइड कैसे होगा बताओ, जैसे कि सोडियम Na, इसका ऑक्साइड O, दोनों का अगर मिलाएगा, सोडियम का कितना वैलेंसी 1, अभी देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसका 1 होता है, वैलेंसी 1, इसका ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो क्या हो जाएगा ऑक्साइड इसका Na2O, ओके याद रखो। इसका भी क्या हो जाएगा K2O, ये दोनों का ऑक्साइड है, ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, an element X has mass number 35 and the number of neutron 18, okay, write the atomic number and electronic configuration of X। कोई X एलिमेंट है जिसका मास 35 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 है, ओके, तो बोल रहा है एटॉमिक नंबर उसका लिखने के लिए एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल्सो ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, वैलेंसी ऑफ X, ओके वैलेंसी ऑफ X तक ही है, 3 चीज़ बोला लिखने के लिए। सबसे पहला नंबर, ये एलिमेंट क्या हो सकता है, ये खुद याद होगा, आई थिंक याद होगा आप लोग को, न्यूट्रॉन 18 याद करो, मास नंबर 35, न्यूट्रॉन नंबर न्यूट्रॉन 18, कुछ तो था ना, कुछ था, कुछ मिला के कुछ जोड़ के कुछ आ रहा था, क्या मास निकालने के लिए कुछ करना था, याद करो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के प्लस कर दो तो क्या हो जाता है मास नंबर, था कि नहीं था, ओके चलो मैं बता देता हूँ। 35 माइनस 18 करो, याद करो एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता था, सॉरी मास कैसे निकाला जाता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या नहीं होता था, हाँ तो सिंपल सा हमको क्या निकालना है, मास नंबर दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लो, एटॉमिक नंबर आ जाएगा, माइनस कर दो, मतलब सिंपल सा 35 माइनस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, ओके, मतलब 17 क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक एक्स का एटॉमिक नंबर है। अब 17 का ये लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 17 कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 10 6 7 8, ये 5 हो जाएगा, ओके इतना ही है, होगा ना। उसका बाद बोल रहा है इसका ग्रुप नंबर लिखने के लिए, ग्रुप नंबर कैसे निकाला जाता है, ग्रुप नंबर, ओके ना। अब पीरियड नंबर और वैलेंसी, देखो ग्रुप नंबर पहले पीरियड नंबर निकालो, पीरियड नंबर बहुत ही सिंपल, इसका जो है ना कितना, ये पीरियड नंबर किससे नापा जाता है, कैसे जाना जाता है, जितना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना हाई गया, जितना नंबर का है कितना ये थर्ड है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा सिंपल सा थर्ड, ये कितना आसान है, ओके ना। अब पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर निकालने के लिए कुछ फंडा है, पी ब्लॉक में 10 प्लस करो, ओके। अब पूरे को जो लास्ट ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है ना, उसके सारे इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, कितने हो गए 17 ग्रुप के हैं ये, ओके, मतलब ग्रुप नंबर भी आ गया 17। और क्या है वैलेंसी, वैलेंसी निकालने के लिए कितना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज़्यादा है तो माइनस करना पड़ता है 8 से, तो 8 माइनस कितना वैलेंस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, मतलब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1, ओके। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो फिर से रिपीट करो, देखो समझो लिखो खुद से, तो समझ में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट वाटर कार्पेल, राइट द फंक्शन ऑफ द इट वेरियस पार्ट,
कार्पेल क्या होता है, देखो वीडियो अगर मैं बताते चला ऐसे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ओके ना। 17 वैलेंसी 1 देखो है ना, देखो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कार्पेल बोलते हैं, जो कि स्टिग्मा इसमें रहता है, रिसीव पॉलन ग्रेन करता है, स्टाइल क्या करता है, पैसेज फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ओवेरी क्या करता है, साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। बस इतना लिख दो, कोई भी इसमें से 2 पार्ट मार्क मिल जाएगा, ओके ना। सिर्फ ये चीज़ लिखना है पहले, कार्पेल क्या होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, प्लांट का, उसको कहते हैं कार्पेल, ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बीइंग में द statistical probability getting either a male or female child is 50%, give reason and explain with the help of diagram। देखो मैं तो यहाँ क्वेश्चन दिखा ही रहा हूँ, ओके ना, सामने ना बुक खोल के भी रखो ना, मतलब उस वाले का सैम्पल पेपर, तो वो ज़्यादा बेटर करेगा, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा तुम लोग के लिए। वहाँ से क्वेश्चन देखो तो समझ में आएगा फिर बातों को अच्छे से, ओके। देखो इसका रीज़न यहाँ पर से, ए चाइल्ड हु inherit a X chromosome from his father would be a girl XX, while a child who inherited Y chromosome from the father would be a boy XY, since the sex of the child determined by what he inherit from father, therefore the probability of getting, मतलब इसमें बोल रहा है कि XX और XY ये 2 प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या बनेगा, इसका कोई चांस नहीं है। कभी X अगर फादर में से X आएगा तो XX बनेगा, फादर में से Y आएगा तो XY बनेगा, ओके ना। तो इसका कोई सटीक रीज़न मतलब ये नहीं है, तो इसी के लिए 50-50% पे इसको रखा गया है, ओके। फॉर एग्जांपल देख लो यहाँ पे डायग्राम से बताया गया है इसको, पेरेंट है, ओके, ये आया X और Y, अगर ये X इसको कॉम्बिनेशन करने के बाद देखो 2 चीज़ आता है 50-50, 2 ये आता है, या तो XX हो जाएगा या XY हो जाएगा, ओके ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के बारे में बता रहा है, जो कि लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर है। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस जो है ना 20 सेंटीमीटर है, डिटरमाइन द पोजिशन नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म यूजिंग द लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला यूज करके ये निकालना है, क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है किसका, इमेज का, नेचर एंड साइज बताना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, मतलब h कितना है 5 सेंटीमीटर। चलो देखा जाए इसको, देखो जल्दी जल्दी समझाते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ओके ना। इसमें f दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, ओके ना, u दिया हुआ है -20 इसलिए दिया हुआ है, इसका फिगर डायग्राम आई थिंक बना हो तो बताता हूँ, नहीं बना। देखो इसका रीज़न है क्योंकि ये हमेशा कहाँ रहता है, अगर क्या नाम है साइन कन्वेंशन अगर तुम लोग पढ़े होगे तो इधर अगर इस तरफ ऑब्जेक्ट है या इमेज भी बन रहा है तो वो निगेटिव में आता है, ओके, पोल से इधर, अगर पोल से इस तरफ रहेगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव में होता है, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव आया हुआ है, गॉट इट। और हमेशा ऑब्जेक्ट ना निगेटिव में ही रखा जाता है, जब ऑब्जेक्ट निगेटिव में अगर रख रहे हैं तो फोकस जनरली निगेटिव ही होता है, खास करके कनकेव मिरर या लेंस का, ओके। तो ये फार्मूला है, इसका फार्मूला पे पुट करो वैल्यू और निकल के आ जाएगा -20/3 सेंटीमीटर। अब है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ये होता है हाइट इमेज का डिवाइडेड बाय हाइट ऑब्जेक्ट का, उसका डिस्टेंस किसका, ये हाँ इमेज का डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, इमेज का हाइट निकालना, तो इमेज का हाइट इधर ही रहने दो, इसको ऊपर भेज दो, इसको अगर ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा, ये प्लस जो है इसका प्लस है, ओके ना, ये इसका प्लस है, तो इसका फार्मूला वैल्यू पुट करो -20/3 और डिवाइडेड बाई 20, ये तो नीचे आ जाएगा 20 कट गया, इंटू -5 है, मतलब ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, 1.6 सेंटीमीटर इसका ये आ जाएगा। इमेज इसका वर्चुअल होता है और डिमिनिश्ड होता है, ओके। इसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम स्टेट एंड एक्सप्लेन with an example the rule used to determine the direction of force experienced by current carrying conductor placed in a uniform magnetic field, ओके ना। मतलब इसमें बोल रहा है फ्लेमिंग का जो ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल जो था, इसमें वो बोल रहा है, इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा, ओके ना। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा, मतलब इसी का स्टेट मतलब क्या होता है उसके बारे में मतलब डिफाइन करना, उसको एक्सप्लेन करना, ओके ना।
तो यहाँ पे देखो, तो डायरेक्शन वो तो आपको पता ही होगा, FBI याद करो, FBI फोर्स, बी को जो है मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, FBI को करंट बोलते हैं। तीनों को मिडिल फिंगर, फोर्थ फिंगर और थंब, तीनों को परपेंडिकुलर करो अभी खुद से, हाथ से करो जल्दी, ओके। और थंब को F, उसके बाद F, फोर फिंगर B और मिडिल फिंगर I, FBI ऊपर से चलो, FBI, थंब फोर फिंगर मिडिल फिंगर, थंब फोर फिंगर मिडिल फिंगर, ओके। Current carrying conductor placed in a magnetic field in a given Fleming left hand rule, it states that the forefinger, thumb and middle finger left are straight mutually perpendicular करो। उसका फोर फिंगर पॉइंट करता है डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर क्या करता है करंट को, तो देन थंब क्या करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन कंडक्टर। एग्जाम्पल में यहाँ दिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट एंगल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इसका कटा हुआ है, छोड़ो उसको, ओके। अब है क्रिएट ए टेस्टियल फूड चैन डिपिक्टिंग फॉर ट्रॉपिक लेवल, ओके। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू वी नॉट फाइंड फूड चैन ऑफ मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल, इसका भी देख लो रीजन। देखो, ए फूड चैन सो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ओके, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ये फूड चैन कितने ट्रॉपिक लेवल करता है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल तक, ओके, एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, सॉरी। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल अकॉर्डिंग टू टैन लॉ जो है बुक में होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल विल नॉट सफिशिएंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल में क्या है, उतनी एनर्जी नहीं अवेलेबल है जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए, जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाए, ओके। अब है 34 क्वेश्चन नंबर। 34 क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सारे स्टेटमेंट दिए हुए उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना है, ओके। इसका इक्वेशन देख लो। पहला का क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज कीप्ड इन ओपन एयर में अगर ब्लीचिंग पाउडर रखा जाए तो क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और क्या होगा, CaCO3 प्लस Cl2 क्लोरीन गैस रिलीज करेगा, ओके ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट आर हीटेड। ब्लू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट को अगर हीट किया गया तो क्या होगा, ओके ना। देखो, ब्लू क्रिस्टल कॉपर को अगर हीट किया गया, इसका फॉर्मूला यही होता है ब्लू क्रिस्टल कॉपर का, अगर इसको हीट किया गया तो ये मतलब कॉपर सल्फेट और वाटर में टूटेगा, ओके, कॉपर सल्फेट और वाटर में टूटेगा। अब एक क्लोरीन गैस पास थ्रू ड्राई स्लैक लाइन, ओके। देखो, ड्राई स्लैक लाइन में CaOH का होल 2 Cl2 अगर रिएक्ट किया तो CaCl2 और वाटर रिलीज करेगा, ओके। अब जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है, पास करवा रहा है किससे, थ्रू लाइम वाटर से। तुम लोग बुक देखो, बुक को भी देखो, यहाँ वीडियो देखो, यहाँ क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन शायद थोड़ा छोटा दिखे या कुछ भी इस टाइप का, ओके ना। इसलिए जनरली बुक देखो, वहाँ से क्वेश्चन देखो, ज़्यादा समझ में आएगा, बनाओगे तो फ़ायदा होगा। और जिस टाइम में बुक देखोगे और अभी सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें क्या होगा, बुक से अट्रैक्ट होगे ना कि यहाँ से, ओके ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो क्या होगा, CaCO2 बनेगा, ओके ना। क्लोरीन गैस पास किया था तो CaOCl2 बना था, मतलब कि CaOCl2 क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, CaOCl2। तो ये CaOCl2 बनाने का ये भी एक तरीका है, ओके ना। अब है NaOH इज हीटेड विथ जिंक ग्रेन्यूल। NaOH अगर हीट किया गया तो क्या होगा, देखो, NaOH अगर जिंक के साथ हीट किया गया तो Na2ZnO2 और H2 बनेगा, ओके ना। सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। अब है इसके और वाला क्वेश्चन में राइट द केमिकल नेम ऑफ Na2CO3 इंटू 10H2O एंड Na2CO3। इसका फार्मूला लिखना है, ओके, जो कि तुम जानते भी होगे। गौर करो, खुद से बनाओ, पॉज करो वीडियो को और खुद से सोचने की कोशिश करो, ओके। अब है राइट द सिग्निफिकेशन ऑफ 10H2O, मेंशन द टर्म यूज द वाटर मॉलिक्यूल अटैच विद सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन विद ऑफ बोथ Na2CO3 into 10H2O and Na2CO3, also list to use of Na2CO3 into 10H2O, ओके। देखो, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ओके ना। इसको बोलते हैं एई हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। दोनों में डिफरेंस है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है कितने 10 है,
ओके, इसी के लिए इसको इसका क्या नाम दे दिया गया, डिहाइड्रेटेड। एनी हाइड्रेट मतलब वाटर इसमें नहीं है, ओके ना। 10H2 क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इम्पार्ट शेप एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल, शेप एंड कलर देता है। इसका प्रिपरेशन और यूज भी पूछा है, ओके ना। तो NaCl H2O CO2 ये रिएक्ट किया था, ये बनेगा। ये इसका वन शॉट ला रहे हैं तो इसमें भी है हमारे वीडियो में, ओके ना। वो भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखो 2NaHCO3 अगर हीट देंगे तो क्या होगा, Na2CO3 होगा और H2O CO2 बनेगा। ये इसका प्रिपरेशन है, वो देख लो। उसका Na2CO3 बनेगा, 10H2O से रिएक्ट करके ये बन गया, ओके। जिसको वाशिंग सोडा ही बोलते हैं। यूज क्या होता है, यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, यूज इन क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ओके। कोई भी 2 पॉइंट लिखना है। अब है हार्ट के बारे में। ओह वाओ, आइडेंटिफाई 2 पार्ट फ्रॉम द गिवन डायग्राम विच कैरी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। 2 पार्ट बताना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के, मतलब किस तरफ से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ओके ना। इसका सेकंड पार्ट में बोल रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। डबल सर्कुलेशन बताना फ्लो चार्ट के द्वारा, हार्ट नहीं बनाना, फ्लो चार्ट बनाना है। देखो बी लेफ्ट वेंटिकल है, डी अरोटा है, एफ क्या है, आर्टिकल है या पल्मोनरी वेन कहो उसको। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से जाता है, ACE, ओके। ए क्या है, राइट वेंटिकल, पल्मोनरी आर्टरी और राइट आर्टरी, ओके। इसका जो ये डायग्राम देख लो, थोड़ा अच्छे से दिखेगा, हाँ, ओके ना। ये पल्मोनरी आर्टरी, ये मतलब माइंड मैप जस्ट लाइक कि ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, ओके ना। ये एक्चुअली हार्ट नहीं है, ठीक ना, ये फ्लो चार्ट है, इसको देख के बना लेना। अब 36 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज मीन्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओके। ये चीज़ है। दूसरा है नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। कोई भी एक डिवाइस बताना है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करे। कैलकुलेट द हाईएस्ट लोएस्ट, उसको छोड़ पहले 2 देखो, ओके ना। देखो 36 क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस का जो ना ये सिंपल सा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिसिटी कैरी सेम करंट इज द वर्क डन टू मोर यूनिट फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर वोल्ट, ओके ना। ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। और ऐसे कौन सा, ये बैटरी है। उसका जो सेकंड क्वेश्चन था उसका क्या था, बैटरी। क्या बोला, नेम द डिवाइस। डिवाइस बोल रहा है जो मेंटेन करे पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से निकलता है तो वो बैटरी डिवाइस हो गया, ओके, गॉट इट। चलो आगे। थर्ड इस 36 का ही थर्ड, ए हाईएस्ट, बी लोएस्ट रेजिस्टेंट दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कम 4 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंट। 4 कॉइल है जो पूछ रहा है हाईएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, लोएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ओके ना। ऑब्टेन किया जाए अगर ये चारों को जोड़ के। एक बात बताओ, एक चीज़ पढ़े होगा सीरीज और कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज और कॉम्बिनेशन में, अगर सीरीज में जोड़ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा या डिफरेंस रहेगा। अगर हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्या होना चाहिए और क्या होगा, ओके ना। तो ये चीज़ को सोचो पहले। अगर ये चीज़ सोच लिए तो ये भी बन जाएगा। देखो अगर हाईएस्ट रेसिस्टेंट चाहिए, ठीक ना, हाईएस्ट रेसिस्टेंट, तो सिंपल सा क्या करना चाहिए, सीरीज में जोड़, हाईएस्ट आ जाएगा। और ये चीज़ अगर इसके प्रॉपर्टी में देखोगे तो ये होगा, मतलब आर इक्विवेलेंट ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल। मतलब कोई भी एक R1 पकड़ लो, इससे ज़्यादा ही आर इक्विवेलेंट, R2 से ज़्यादा ही इक्विवेलेंट। बट इन पैरेलल में क्या होता है, देखो पैरेलल में क्या है, 4 ओम था, 4 ओम से कम है, मतलब आर इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल। अगर हमको रेसिस्टेंट कम चाहिए तो क्या करना चाहिए, पैरेलल में जोड़ना चाहिए, ओके ना। कम चाहिए तो पैरेलल में जोड़ना चाहिए। चलो 2 आइडेंटिकल रेसिस्टर, ईच रेसिस्टेंट 10 ओम है, कनेक्टेड पहला सीरीज में पैरेलल में, टर्न इन बैटरी 6 वोल्ट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंट टू केस। देखो 2 आइडेंटिकल रेसिस्टर है जो कि 10 ओम का कनेक्ट किया गया सीरीज में और पैरेलल में, ओके। चलो फटाफट इसको भी देख लिया जाए। सीरीज में अगर जोड़े तो 20 ओम आया, ओके ना। सीरीज में जोड़े तो 20 ओम आया, R1 प्लस R2 20 ओम। और इसमें इसका पावर V स्क्वायर बाय R होता है, तो इसका वोल्ट दिया हुआ है। रेजिस्टेंट भी हम निकाले हैं, ये इतना आ गया। उसके बाद जो है ना इसका निकालो, पैरेलल में निकालो इसको। पैरेलल में क्या हो जाएगा, 1/R P कर दो,
इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/10 मतलब 1/5 मतलब आर पी कितना हो जाएगा 5, आर पी कितना हो जाएगा 5 मतलब पी आर पी कितना हो जाएगा मतलब पावर पैरेलल का कितना हो जाएगा 6 × 6 मतलब वी स्क्वायर बाई आर 5 मतलब 36/5 कितना हो जाएगा 7×5 = 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, और इसका कितना है 1.8 वाट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमको, क्वेश्चन बोल रहा था कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द, रेशियो बोल रहा था। ओके ना, ये अगर आ गया 7.2, ओके, तो रेशियो पूछ रहा था, रेशियो कितना आ जाएगा आर एस बाय आर पी, नहीं पी एस बाई पी। ओके, वो कितना था, वो था 1.8 डिवाइडेड बाई 7.2, अगर ये पॉइंट हट गया तो 18 चौक 72 मतलब 1/4 मतलब रेशियो 1:4 इसका रेशियो आ जाएगा। ओके ना, अब देखो अब क्या बोल रहा है इसमें, वो तो हो गया। उसका बी पार्ट में क्या बोल रहा है, 2 फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। सिंपल से 2 फैक्टर अगर बोले तो सिंपल सा फॉर्मूला लिखो। ओके, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर रो एल बाई है तो किसके फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये तो यहाँ से भी देख सकते हो और ऐसे भी बता सकते हो। ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। ओके ना, 2-3 है, 2 बोल रहा है लिख दो, ये सब छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। उसका डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस बोल रहा है। ओके ना, तो एमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस देख लो। देखो एमीटर इट इज यूज्ड इन द मेजर करंट, ये करंट नापने के लिए होता है, और ये किस में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए होता है। ओके ना, इट इज कनेक्ट इन सीरीज इन सर्किट, इट इज ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। बस 2 इसका डिफरेंस याद कर लो, हो गया, इतना ही व्हाट इट। चलिए इसके लिए ये सेल्फ असेसमेंट 2 ख़त्म हुआ। ओके, अब सेल्फ असेसमेंट 3 का वीडियो जल्दी आएगा, एक दिन में, 1 से 2 दिन में वो भी जल्द आ जाएगा। थोड़ा अरेंजमेंट करने में टाइम लगता है। ओके ना, और अगर इसका पीडीएफ या और ऐसे क्वेश्चन सब जो कि एग्ज़ाम के बेस्ट क्वेश्चन रहते हैं, अगर वो आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसका पीडीएफ भी उसी में दे दिया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, ओके बाय।